फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग ईडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का नया सेट प्रैक्टिस आया है वॉल्यूम 2 उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो वॉल्यूम 1 को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले सेट प्रैक्टिस को कवर किया है। आज हम लोग जो है वो दूसरे सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो भारतीय संविधान की हम लोग बात करें तो संविधान में स्त्रियों, बच्चों एवं जनजातियों के शोषण के लिए संविधान जो है वो अधिकार प्रदान करता है। लेकिन दलित शब्द का जो प्रयोग है वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। ये जो तीनों कथन दिया गया है वो सत्य कथन दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी फैक्ट है मैं साथ ही साथ बताते चलूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियां की हम लोग बात करें तो यह जो है वो केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 248 की हम लोग बात करें तो 248 के तहत जो है ऐसी शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में कहीं शामिल नहीं किया गया है वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। और ऐसी जो शक्तियां है वो केंद्र सरकार में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची की हम लोग बात करें तो वो है बीमा। बीमा जो है यह संघ सूची का विषय है। और शिक्षा और वन्य पशु की हम लोग बात करें तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण की हम लोग बात करें तो बजट सत्र और स्थगन प्रस्ताव ये जो है यह विधायी नियंत्रण के अंतर्गत आता है। लेकिन शून्यकाल जो है यह विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की हम लोग बात करें तो यह प्रकलन समिति में जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति इन दोनों में जो है वो राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह जो है वो आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। वहीं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वो आर्टिकल 132, ध्यान रखिएगा 132 से लेकर 136 तक जो है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सी कह रहा है कि यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 143 में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल क्षेत्राधिकार रखता है, मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों रखता है। और साथ ही साथ परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार यानी मूल और अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा। तो यह बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो है आर्टिकल 159 के तहत जो है वो अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश
न्यायाधीश से शपथ ग्रहण करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित है। तो यह जो है यह कथन गलत दिया गया है। राज्यपाल के शपथ की हम लोग बात करें तो यह 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है, यह जो है अनुच्छेद 159 में ही दिया गया है। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो यह बिल्कुल सही है, यह 159 के तहत यह प्रतिज्ञान या शपथ लेता है। चौथा कह रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो यह बिल्कुल सही है। इसमें जो है ये कथन गलत हो जाएगा। 1, 3 और चौथा कथन जो है वो सत्य कथन हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 3 और चौथा कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 2003 में जो है 92वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें जो है वो जोड़ा गया था बोडो, ध्यान रखिएगा कि बोडो, उसके बाद से डोंगरी, उसके बाद से जोड़ा गया था मैथिली, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मैथिली और फिर संथाली भाषा, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली भाषा को इसमें जो है जोड़ा गया था। वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 9वां क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 51 क में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसके संवर्धन करे। तो यह जो है अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 10वां क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद के सृजन की हम लोग बात करें तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की हम लोग बात करें तो यह अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र की हम लोग बात करें तो यह आनुवांशिक विभिन्नता के लिए है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना मिशन में शामिल नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की बात करें तो इसमें जो है 8 मिशन को शामिल किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये शामिल किया गया है। दूसरा जो कह रहा है सौर शक्ति, इसको भी शामिल किया गया है। अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, तो इसको भी शामिल किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिकीय शक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में हम लोग चौथे की बात करें तो चौथा जो है वो सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, ध्यान रखिएगा कि सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन शामिल किया गया है। उसके बाद से 5वें की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय जल मिशन को शामिल किया गया है। छठा की हम लोग बात करें तो छठा जो है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन को इसमें शामिल किया गया है। 7वें की हम लोग बात करें तो 7वां जो है एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन को इसमें शामिल किया गया है। और अंतिम 8वां जो मिशन इसमें शामिल किया गया है वो है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला मिशन हो गया सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन।
मिशन, दूसरा मिशन हो गया सौर शक्ति और तीसरा मिशन हो गया अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और बाकी जो है ये 5 मिशन हो गए। तो कुल 8 जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत मिशन को शामिल किया गया है और इसमें जो है वो नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक जो है वो वंदना शिवा की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह जो पुस्तक है वर्ष 2000 में इसको जो है वो प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता की हम लोग बात करें तो यह जो है वो है एक हिरन। हिरन जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 16, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो अप्रैल 2023 में हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वो 6 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 6 पार्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले पार्टी की हम लोग बात करें तो पहला जो पार्टी है वो कांग्रेस है। दूसरे पार्टी की हम लोग बात करें तो दूसरा बीजेपी है। तीसरा पार्टी जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। चौथा पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। पांचवा पार्टी की हम लोग बात करें तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, ध्यान रखिएगा कि नेशनल पीपुल पार्टी है। और छठा पार्टी जो है वो सीपीआई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, छठा पार्टी सीपीआई है। तो ये 6 पार्टी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि संविधान साक्षर जिला की बात करें तो यह कोल्लम है और कोल्लम जो है यह केरल राज्य में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 17 अक्टूबर, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 17 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। और साथ ही साथ इस योजना के तहत भारत यूरिया बैंक, इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत यूरिया बैंक की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की हम लोग बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान की हम लोग बात करें तो प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो 5.9% अनुमानित किया गया है। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट की हम लोग बात करें तो ये जो है टेरान 1 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 22, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी जो है वो एयरटेल बनी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो सेवा शुरू किया है सबसे पहले गुजरात में यह सेवा शुरू किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2018 की तुलना में हम लोग बात करें तो बाघों की संख्या में जो है वो 200 की वृद्धि हुई है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में हम लोग बाघ की कुल संख्या की बात करें तो 2967 बाघ थे, लेकिन 2022 में यह संख्या बढ़ के जो है वो हो गई है 3167, तो 200 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 24 अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल की हम लोग बात करें तो यह जो है निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया है फिल्म एल्विस के लिए, ध्यान रखिएगा कि एल्विस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26 हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो ये जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, तो और इनसे पूर्व जो है वो अब्दुल हमीद थे। इसको भी ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले जो है वो अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो हम लोग कच्चे इस्पात की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो चीन है, उसके बाद से भारत है, तब जापान है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान पर भारत और तृतीय स्थान पर जापान है। अगला क्वेश्चन है 28 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहां किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन जो है वो वाराणसी में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में किया गया था और 2005 से यह जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। वर्ष 2023 की हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है उससे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बिहार में हम लोग बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की तो वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है प्रतिशत में 36.0148% है। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग की हम लोग बात करें तो यह दूसरे स्थान पर है और 27.1286% इसकी जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की हम लोग बात करें तो यह तीसरे स्थान पर है और 19.6518% जो है इसकी जनसंख्या है। उसके बाद से हम लोग अनारक्षित या सामान्य श्रेणी की बात करें तो सामान्य श्रेणी जो है वो 15.5224% इसकी जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हाल ही में लंपी प्रोवेक की टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो लंपी प्रोवेक जो टीका है उसको केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो टीका है वो त्वचा रोग, ध्यान रखिएगा कि
त्वचा रोग से पशुओं की रक्षा करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 32, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा जो है वो अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि WHO के द्वारा विश्व के कुल 42 देशों को जो है अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है और इस बार जो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इनको जो है कुल वैध मतों का 64.03% प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके विपक्षी उम्मीदवार को भी ध्यान रखिएगा, वो जो थे यशवंत सिन्हा जो थे इनके विपक्षी उम्मीदवार थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात करें तो यह दिया गया है कैटालिना कारिको तथा ड्रू विसमैन को दिया गया है। ऑप्शन ए तथा बी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा की हम लोग बात करें तो 60,000 करोड़, ध्यान रखिएगा कि 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जल जीवन मिशन के लिए जो है वो 70,000, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ राशि आवंटित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार की हम लोग बात करें तो टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है वर्ष 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सितंबर 2022 में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत किया गया और भारत सरकार के द्वारा जो है 2025 तक टीबी मुक्त देश को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 37, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या था? तो सबसे पहले हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो यह जो है 3 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 की थीम की हम लोग बात करें तो वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसकी थीम थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक की हम लोग बात करें तो यह जो है वो तरुण पिथौड़े की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जो है वो दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 41, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो भंडारी समिति, ध्यान रखिएगा कि भंडारी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 42, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर की हम लोग बात करें तो सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 43, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो एक मुश्त आयकर योजना की जो सिफारिश है वो चेलैया समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चेलैया समिति बार बार एग्जाम में पूछता है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1991 में किया गया था और यह कर सुधार से संबंधित समिति थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक मुश्त आयकर योजना जो है इसकी सिफारिश चेलैया समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नगदी लेन देन जो सिद्धांत है वो फिशर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा जो है पहली बार 1977 में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के जो शिलालेखों की हम लोग बात करें तो आत्मनियंत्रण जो है वो छठा शिलालेख में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो यह जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण के बारे में एक ध्यान रखिएगा कि यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेदों की हम लोग बात करें तो 4 वेद है। वेदांग की बात करें तो वेदांग 6 है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है और उपनिषद जो है 108 है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख की हम लोग बात करें तो यह विजय सेन से संबंधित अभिलेख है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह विजय सेन जो है वो बंगाल का शासक था और इसी से संबंधित जो है वो देवपाड़ा अभिलेख है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 50, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करें तो भू राजस्व जो था वो उपज का 1/2 यानी 50% था, यानी 50% था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो इसको ध्यान रखिएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है वो बुक्का प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 52, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो औरंगजेब ने है जजिया कर को 1679 में लागू किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव की कार्यकाल की हम लोग बात करें तो यह 1757 से 1760 तक था और पुनः जो है इसका दूसरा कार्यकाल की हम लोग बात करें तो 1765 से 1767 तक था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 54, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम कौन सा है? सबसे पहले सहायक संधि की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और सर्वप्रथम जो है इसको जो है हैदराबाद के द्वारा 1798 में, ध्यान रखिएगा 1798 में हैदराबाद, मैसूर जो है वो 1799 में, तंजौर जो है वो भी 1799 में इसको स्वीकार किया था। और उसके बाद से हम लोग बात करें तो अवध ने भी जो है वो चौथे नंबर पर इसको स्वीकार किया था जो 1801 में, इसको ध्यान रखिए
रखिएगा 1801 में अवध ने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, पाहिया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पाहिया विद्रोह की हम लोग बात करें तो इसका संबंध बिहार एवं झारखंड से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विद्रोह जो है वो बिहार के भागलपुर से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा कि यह भागलपुर से संबंधित है और यह जो है वो हुआ था 1799 ईस्वी में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 56, 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद में जो है वो कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह की नेतृत्व की हम लोग बात करें तो लियाकत अली, ध्यान रखिएगा कि लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 57, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार जो है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आज़ाद हिंद सरकार पूछे तो सुभाष चंद्र बोस टिक लगाइएगा, अगर आज़ाद हिंद फौज पूछे, सरकार की जगह फौज पूछे, तो ये जो है रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1942 में किया गया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1943 में किया गया था। वहीं अगर आज़ाद हिंद फौज पूछे तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 58, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक की हम लोग बात करें तो यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज, ये तीनों पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। जबकि मेरी कहानी पुस्तक है ये जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, प्रथम महिला नहीं पूछ रहा है। तो प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि सरोजनी नायडू थी। और इनके द्वारा जो है कांग्रेस के 41वें अधिवेशन 1925 में कानपुर में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है यह जो है वो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति की हम लोग बात करें तो यह जो है 1789 ईस्वी में हुआ था और यह लुई 16वें, ध्यान रखिएगा, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो भौतिक राशि की इकाई की हम लोग बात करें तो बल और भार, ध्यान रखिएगा कि बल और भार की जो इकाई होती है वो एक होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो इकाई होती है वो न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको ध्यान रखिएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 62, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है? तो सही समीकरण की हम लोग बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना होता है तो यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटा दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा निकल जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है वो आधारित है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो संपीड़न और विरलन जो है वो हवा के दबाव के भिन्नता के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का जो आवर्धन है वो धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो यह गलत है। दो तत्वों के जो परमाणु है वो समान नहीं होते हैं, तो यह विकल्प जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह जो विशेषता है वो तन्यता कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन जो है वो विपरीत प्रासरण प्रक्रिया से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। क्षारीय विलयन की हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्षारीय विलयन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को जो है सिरका लाल कर देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 72, तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो सभी तत्व दिए गए हैं ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आवर्त सारणी में वर्ग 17, इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ग 17 के तत्व है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया के व्यावसायिक निर्माण की हम लोग बात करें तो यह हैबर प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 74, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी जो है वो कॉको से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो यह जो है जल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल जो है वो कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 76, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलेपन की हम लोग बात करें तो यह जो होता है वो होता है कॉलनेकाइमा ऊतक के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पौधों में कठोरता पूछे तो वो पैरेन्काइमा ऊतक के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? तो मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में XY गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 78, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन की बात करें तो यह द्विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र की हम लोग बात करें तो रक्त, हृदय और धमनियां जो है यह परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, जबकि बड़ी आंत जो है यह परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 80, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है स्पाइरोगाइरा जो पौधे होते हैं उनको जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जलप्रपात दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन ए में दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है, तो इसलिए ए का हो जाएगा 4। उसके बाद से बी दिया गया है बरकाना। तो बरकाना की हम लोग बात करें तो यह कर्नाटक में है, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, तो बी का हो जाएगा 3। दुधमा या डुडमा की बात करें तो यह जो है उड़ीसा में है, तो सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। उसके बाद से किलियूर की बात करें तो किलियूर जो है यह तमिलनाडु में है, तो डी का हो जाएगा 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो माउंट थुलियर की हम लोग बात करें तो यह जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो यह 642 मीटर ऊंचा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 83। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है वो भौगोलिक लक्षण दिया गया है और सूची 2 में जो है वो भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है कि सर्क। तो सर्क की हम लोग बात करें, यह जो भौगोलिक लक्षण है वो हिमनद के अपर्दनी लक्षण है, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद से हम लोग यारडांग की बात करें तो यारडांग जो होता है यह वायु के अपर्दनी लक्षण होते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। सी में हम लोग बात करें कि बरखान, तो बरखान जो होता है यह वायु के निक्षेपण का लक्षण होता है, तो सी का हो जाएगा 3। उसके बाद से ड्रमलिन की हम लोग बात करें तो ड्रमलिन जो होता है वो हिमनद के निक्षेपण का लक्षण होता है, तो डी का हो जाएगा 2, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो प्रति चक्रवात के समय स्वच्छ आसमान होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद नदियों की हम लोग बात करें तो इसमें जो है झेलम, व्यास, सतलज, रावी और एक नदी जो और है उसको ध्यान रखिएगा, चिनाब। पंचनद में ये 5 नदियां जो है शामिल है, लेकिन सिंधु इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र की हम लोग बात करें तो बैलाडीला, मयूरभंज और अनंतपुर, ये तीनों जो हैं वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं, जबकि मलाज खंड जो है यह लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। यह जो है वो है तांबा उत्पादक। ध्यान रखिएगा कि यह तांबा उत्पादक खनन क्षेत्र है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 87। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम की हम लोग बात करें तो यह जो है वो मिजोरम में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में सबसे कम जो है केवल 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछे तो यह जो है बिहार में है। बिहार में 1106, ध्यान रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। इसमें एक कह रहा है कि वेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो वेंगुएला की हम लोग बात करें तो यह प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बी कह रहा है कि समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है। तो समताप मंडल में जो है संवहनीय धारा नहीं पाई जाती है, यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी कह रहा है कि सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। तो यह जो है
वो सिमुम जो है यह ठंडी हवा नहीं है, यह गर्म हवा है और यह अरब क्षेत्र में बहती है। डी कह रहा है कि व्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, तो यह बिल्कुल सही है। व्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। ऑप्शन डी जो है यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट की हम लोग बात करें तो यह जो है गुजरात से गोवा, ध्यान रखिएगा कि गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। मालाबार तट की हम लोग बात करें तो यह जो है मंगलूर, ध्यान रखिएगा कि मंगलुरु से कर्नाटक तक के तट को जो है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 90, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कस्तूरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा, कस्तूरी हिरन के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टीलमैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो स्टीलमैन ऑफ इंडिया जो है वो जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 92, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो महारत्न कंपनी की हम लोग बात करें तो वर्तमान में 12 जो है भारत में महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यह महारत्न कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 93, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स जो बीमारी है इसे WHO के द्वारा एम पॉक्स नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, दलखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई नृत्य जो है यह ओडिशा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 95, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? तो राफेल विमान जो है यह फ्रांस से खरीदे गए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 96 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ इसका आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 97, तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16, 12, 8। अगला प्रश्न है 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ₹22.53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो है 100 क्वेश्चन सेट 2 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इससे पहले सेट 1 को कंप्लीट करा दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉल्यूम 1 के भी सभी सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। साथ ही साथ डेली बिहार SI और BSSC के लिए 50 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज डेली चल रही है। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। ये सारे PDF और स्टडी मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।